और मेरे साथ है अमलेंदु उपाध्याय। राजनीति अपने जोरों पर है, बहुत से बदलाव दिखाई पड़ रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं इसी साल, तो जाहिर सी बात है कि वहाँ सरगर्मी ज़्यादा तेज़ है। लेकिन जहां आने वाले सालों में अगले साल चुनाव होने हैं या एक आध साल बाद होने हैं, वहां भी सरगर्मियां बढ़ रही हैं। सबसे ज़्यादा जो सरगर्मी दिखाई पड़ रही है वो दिखाई पड़ रही है इस समय चुनावी राज्य के अलावा, बिहार के अलावा, वो दिखाई पड़ रही है गुजरात में। गुजरात में भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं का इस्तीफा होना शुरू हो चुका है। राहुल गांधी के टारगेट पर, कांग्रेस पार्टी के टारगेट पर है इस समय बिहार और गुजरात में कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है। राष्ट्रीय अधिवेशन होने के बाद उससे पहले भी राहुल गांधी ये कह चुके हैं कि हम गुजरात को जीतेंगे, दावा कर चुके हैं उसी तरह जीतेंगे जिस तरह हमने अयोध्या में जीत हासिल की है। इन सारी चीज़ों को देखते हुए गुजरात पर लोगों की निगाहें हैं, लेकिन गुजरात से भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के वहाँ इस्तीफे हो रहे हैं और कुछ नेताओं से इस्तीफे इसलिए मांगे जा रहे हैं कि वो उन नेताओं को जन्मदिन की बधाई दे रहे हैं जिन नेताओं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पसंद नहीं करते हैं। इन सब पर बात करेंगे, लेकिन अभी जो ताज़ा तरीन बात है वो है बिहार का मुद्दा। और बिहार के मुद्दे पर सीट शेयरिंग को लेकर आने वाले दिनों में वहाँ विधानसभा चुनाव है, उस पर चर्चा के लिए इस समय नई दिल्ली में आरजेडी नेताओं और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के बीच महत्वपूर्ण बैठक हो रही है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, तेजस्वी यादव हैं, मनोज झा है, केसी वेणुगोपाल है, कांग्रेस पार्टी के दूसरे बड़े नेता है राहुल गांधी हैं। इन सारे नेताओं के बीच बैठक हो रही है। निश्चित तौर पर यह बैठक, चूंकि गठबंधन है ही, जो सबसे महत्वपूर्ण उसमें बात है वो सीट शेयरिंग को लेकर, यानी किस पार्टी के पास कितनी सीटें होंगी जिस पर वो चुनाव लड़ेंगे आने वाले दिनों में विधानसभा में। सीट शेयरिंग के मुद्दे को लेकर एनडीए में भी लगातार बैठकें हो रही हैं, लेकिन बैठकों में सीट शेयरिंग को लेकर कोई फैसला नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहां एक सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो ये मुद्दा बना हुआ है कि मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार कौन होगा। लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर आज की महत्वपूर्ण बैठक है और इस बैठक में निश्चित तौर पर यह माना जा रहा है, चूंकि तेजस्वी यादव ने, कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने ये संकेत भी दिए हैं कि सीट शेयरिंग पर बातचीत होगी और शायद कुछ इस पर मुद्दा या ये मसला फाइनल हो सके। तो ये महत्वपूर्ण बैठक आज दिल्ली में हो रही है और इस बैठक में क्या कुछ होता है उस पर रहेगी हमारी निगाह। लेकिन जिस तरह से एनडीए गठबंधन के भीतर, और एनडीए गठबंधन ही नहीं, बिहार में भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी जिस तरह से तोड़फोड़ और टकराव की खबरें दिखाई पड़ रही हैं, वो एनडीए के लिए बहुत एक हैरान करने वाली खबरें हैं। एनडीए में अभी मुख्यमंत्री का पद नहीं तय हुआ कि किसको मिलेगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में कई फ्रंट खुलते जा रहे हैं मुख्यमंत्री के नाम को लेकर। ये सारी चीज़ें एनडीए को कहां पहुंचाएंगी, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है इस पर बात करना। लेकिन अभी जो महत्वपूर्ण बैठक है कांग्रेस पार्टी और आरजेडी नेताओं के बीच दिल्ली में चल रही है, वो भी काफ़ी मायने रखती है। अमलेंदु जी, अगर देखा जाए ये बैठक, इस बैठक में जाहिर सी बात है कि सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा है वो सीट शेयरिंग का ही है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की मजबूती, एकजुटता लोकसभा चुनाव से पहले से ही जो दिखाई पड़ रही है वो अभी तक बनी हुई है, चाहे वो तमाम विधेयक हो, वक्फ कानून हो या फिर और भी मुद्दे हों। तो सीट शेयरिंग का मुद्दा क्या इंडिया गठबंधन के लिए भी उतना ही एक चुनौतीपूर्ण है जिस तरह से एनडीए में देखने को मिल रहा है, या यहाँ पर उतनी चुनौती नहीं दिखाई पड़ रही है जितनी वहाँ पर है? नहीं, देखिए, इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग कोई मसला है ही नहीं जी, चूँकि जो वहाँ के प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू कांग्रेस के, और वहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम, दोनों एक बात स्पष्ट कर चुके हैं कि कांग्रेस इस पे जोर नहीं देगी कि उसे कितनी सीटों पर लड़ना है या कौन सीएम का फेस है, इस पे नहीं। इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ एकजुट होकर लड़ेगा। पहला लक्ष्य भारतीय जनता पार्टी को सत्ता में आने से रोकना है और जो सरकार चल रही है इसको सत्ता से बाहर करना है, ये पहला लक्ष्य। और कृष्णा अल्लावरू ने तो साफ साफ कह दिया था कि हम ये जोर नहीं देंगे जैसा कि 2020 में हुआ कि साहब हम 70 सीटों पर लड़े और नतीजे कम आए और फिर दुनिया ने हमारे बारे में क्या क्या बातें की। तो हम केवल वही सीटें लड़ेंगे जो हम जीत सकते हैं, जिस पे हमें भरोसा होगा हम जीतेंगे, और उसके लिए हम जमीनी स्तर पर काम कर रहे हैं और उसका हम सर्वे करा रहे हैं कि कौन हमारा जो कैंडिडेट है जिसमें दम है
और जिसके पास जनाधार है उसको हम देंगे। और साफ उन्होंने कर दिया कि संगठन में सबको स्थान मिलेगी, संगठन में कोटा वोटा सब कुछ होगा, लेकिन चुनाव जो है वो जो लड़ा जाएगा वो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तर्ज पे नहीं होगा। एक तरीके से मतलब ये कहा नहीं उन्होंने, लेकिन ये समझा जा सकता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के नाम पे आपने 40% टिकट जो थे बांट दिए, नतीजा आपने देखा क्या हुआ। बिल्कुल अच्छी बात है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, लेकिन ऐसे जो है वो प्रयोग नहीं करने चाहिए, खासतौर से ऐसे समय में जब पार्टी संकट के दौर में हो। तो इसलिए कोई ये उसमें नहीं होगा कि साहब इतने लोगों को इसका टिकट दिया, जाति का दिया। जो भी होगा जिसके पास जनाधार है और जो सीट निकाल सकता है वही सीटें, मतलब उसमें ये देखना है कि सीट किसकी, जीत कहां सुनिश्चित हो रही है, उस पर उस आधार पर तय होगा कि किसको सीट मिलेगी और उम्मीदवार कौन होगा। जी 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 बिल्कुल। और मुझे लगता है कि फार्मूला यही होगा, जो महागठबंधन की बैठक होगी उसमें फार्मूला यही निकलेगा कि भाई आप अपने कैंडिडेट की बताइए और हम अपने कैंडिडेट की बताते हैं। उसके बाद फिर तय करते हैं कि कौन सा कैंडिडेट ज्यादा दमदार है और जीत सकता है। और अगर सीटों का तालमेल कुछ इस तरीका भी होता है कि इसका कैंडिडेट उसकी दूसरे सिंबल पर लड़के जीत सकता है, तो ये भी किया जाएगा। जैसा उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में हुआ, कांग्रेस के कई कैंडिडेट जो थे वो समाजवादी पार्टी के थे, जो कांग्रेस के सिंबल पर लगे, और कांग्रेस के जो थे वो समाजवादी पार्टी के सिंबल पर। इस तरह की चीजें भी जो हो सकती हैं। तो ये एक आपसी समझदारी होती है। और चूंकि गठबंधन लंबा चलाना है और सिर्फ बिहार तक की बात नहीं है इंडिया गठबंधन की, आगे उत्तर प्रदेश का चुनाव भी है, तो यहाँ भी उसको चीजें को आगे बढ़ाना है। तो ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए ये चीजें की जाएंगी। और सीट बंटवारा इंडिया गठबंधन में किसी भी तरीके का कोई झगड़ा उसको नहीं है। लेकिन हाँ, एनडीए में जबरदस्त तरीके से कल एनडीए टूट गया। बिहार में कल एनडीए टूट गया। और एनडीए की जो एक बड़ी पार्टी थी, लोक जनशक्ति पार्टी, जिसके अध्यक्ष जो है वो चिराग पासवान के चाचा पशुपतिनाथ पारस हैं, कल उनका सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद उन्होंने साफ घोषणा कर दी कि हमारा आज से एनडीए से कोई वास्ता नहीं है। हम 243 सीटों पर अपना संगठन तैयार कर रहे हैं, हम सब पर चुनाव लड़ने की तैयारी करेंगे और जो भी इस गठबंधन हमको सम्मान देगा उसके साथ हम समझौता करेंगे। तो बीजेपी सम्मान नहीं दे रही है, ये उन्होंने साफ कर दिया। तो दूसरा गठबंधन कौन बचता है बिहार में? तो क्या पशुपतिनाथ पारस भी इंडिया गठबंधन के साथ आएंगे? ये भी अब चर्चाएं शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनकी जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव से मुलाकात हुई थी और परसों जो है आज परसों जो चिराग पासवान के चचेरे भाई हैं प्रिंस राज, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चिराग पासवान पर बहुत गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने एक तरीके से कहा है कि मतलब आप व्यक्तिगत चीज़ों को राजनीतिक स्वार्थ के लिए आप राजनीति में लेकर आ रहे हैं। और जो उनकी बड़ी माँ कही जाती है, उनका 80 साल की वो वृद्ध महिला है और उनको कुछ जानकारी नहीं है, आप उनका गलत इस्तेमाल जो है पारिवारिक चीज़ों में कर रहे हैं। बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। तो जो एक तरीके से कहा जाए कि चेहरा हो सकते हैं बीजेपी के हनुमान जी जो है मोदी जी के, वो हनुमान जी आपसी झगड़ों में घर में फंसे हुए हैं। जी बिल्कुल, पारिवारिक लड़ाई भी वहां पर चल रही है और पारिवारिक लड़ाई की अपने घर पे परिवार में लड़ाई चल रही है। पार्टी के भीतर जो हो रहा है चूंकि लोक जनशक्ति पार्टी 2 पार्ट में टूटी थी। एक में रामविलास पासवान के भाई पशुपति पारस, जिन्होंने अब घोषणा कर दी है कि वो एनडीए छोड़ रहे हैं, खुले तौर पर उन्होंने ऐलान कर दिया। और दूसरा जो हिस्सा था वो चिराग पासवान के पास था, जिसका नाम उन्होंने रखा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। लेकिन अब चिराग पासवान और इन लोगों के बीच में पारिवारिक मसलों पर भी लड़ाई चल रही है। उधर जनता दल यूनाइटेड में वक्फ संशोधन कानून के बाद बनने के बाद सीधे तौर पर पार्टी बढ़ती हुई दिखाई पड़ रही है, विभाजन दिखाई पड़ रहा है। और अमलेंदु जी, भारतीय जनता पार्टी में भी जिस तरह से मोर्चे बनते जा रहे हैं, जिस तरह से सम्राट चौधरी को नायब सिंह सैनी हरियाणा के मुख्यमंत्री, उन्होंने घोषणा कर दी कि ये मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, उसको लेकर ये लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में भी मुख्यमंत्री कौन होगा, अब इसकी खोजबीन शुरू हो गई है और लोगों ने अपने मोर्चे खोलने शुरू कर दिए हैं, जिसको कहा जाता है कि अपने घोड़े छोड़ दिए हैं कि किसका समर्थन उसको दिल्ली में रहते हुए या बिहार के बाहर के नेताओं का समर्थन कैसे मिलेगा उसको। हाँ बिल्कुल, अपने घोड़े छोड़ दिए हैं, लेकिन ये घोड़े जो है समीर जी ये उल्टे भी दौड़ रहे हैं जी। और राहुल गांधी जो है आज और कल 2 दिन के लिए जा रहे हैं गुजरात। और जो केसी वेणुगोपाल हैं, जो कांग्रेस के महासचिव हैं, उन्होंने जो है अभी थोड़ी देर पहले ट्वीट करके जानकारी दी है कि राहुल गांधी जो है वो जा रहे हैं गुजरात। और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जो है उन्होंने 2025 को संगठनात्मक सुधारों का वर्ष कहा है और आज और कल राहुल गांधी इस प्रक्रिया को शुरू करने के लिए गुजरात में होंगे। वे अरावली जिले के मोडासा में कांग्रेस के संगठन सृजन अभियान की शुरुआत करेंगे।
इसका पहला उद्देश्य जिला कांग्रेस कमेटियों और उनके अध्यक्षों को सशक्त बनाकर और जवाबदेही की नई व्यवस्था शुरू करके पार्टी संगठन को मजबूत करना है। यह तो बस शुरुआत है, लेकिन इसके साथ साथ समीर जी जो खबर है जी, वो खबर ये है कि राहुल गांधी के इस दौरे से पहले ही बीजेपी जो है वो टूट गई है गुजरात में, और पार्टी के जो विधायक हैं महेश बसावा, उन्होंने पार्टी से नहीं मौजूदा विधायक, उन्होंने जो है पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और उनका वो जो आदिवासी क्षेत्र कहा जाता है उस पर उनका बहुत जबरदस्त असर है। उनकी पहले पार्टी थी वो ट्राइबल पार्टी, और उसका उन्होंने विलय कर लिया था बीजेपी में, तो अब वो उन्होंने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। तो उनके पिता भी कई बार के विधायक रह चुके हैं, छोटू भाई बसावा, बड़े आदिवासी नेता, और ये कहा जा रहा है कि इस बार अगर महेश बसावा से समझौता नहीं होता बीजेपी का, तो बीजेपी की सरकार वहां नहीं बनती। एक तो काम कुछ किया अरविंद केजरीवाल ने खराब कांग्रेस का, और दूसरा काम जो था वो छोटू भाई बसावा की पार्टी जो वो बीजेपी के साथ चली गई, इसका नुकसान हुआ। तो वहां भी ये टूट जो है जबरदस्त तरीके से हो गई। और राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा था कि हमने इनको अयोध्या में हराया और आप देख लेना हम इनको गुजरात में भी हराएंगे, वो बाइट में हम सुनेंगे राहुल गांधी ने क्या कहा था। जी बिल्कुल, लेकिन ये है बहुत महत्वपूर्ण। पिछले एक हफ्ते के भीतर राहुल गांधी का दूसरी बार गुजरात जाना, गुजरात में राष्ट्रीय अधिवेशन 64 साल बाद करना, और जिस बाइट की चर्चा अमलेंदु जी कह रहे हैं उसको अभी हम लोग सुनेंगे, जिसमें राहुल गांधी ने कहा था कि बहुत एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हम गुजरात हराएंगे। ये उसकी पूरी पृष्ठभूमि तैयार होती दिखाई पड़ रही है गुजरात में। भारतीय महेश वसावा का पार्टी छोड़ना, भारतीय जनता पार्टी को छोड़ना, ये बड़ी खबर है। और जो गुजरात में संगठन को मजबूती देने के लिए वहां जिला अध्यक्षों की नियुक्ति होनी है, और उसके पहले ऑब्जर्वर्स बनाए जाएंगे, वो जो तय करेंगे, देखेंगे कि किसको बनाया जाना है, जिला अध्यक्ष और कई शहरों के अध्यक्ष बनाए जाने हैं। इसको देखने के लिए, उस पर बातचीत के लिए राहुल गांधी खुद 2 दिन के लिए जा रहे हैं। तो गुजरात की पॉलिटिक्स बहुत ही मायने अब रखती है। चुनाव भले ही वहां 2 साल बाद होने हैं। और एक और बड़ी खबर है अमलेंदु जी, आप जिसका अभी जिक्र कर रहे थे, एक बार फिर करेंगे, कि संजय जोशी को, संजय भाई जोशी जो आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी में गए हुए नेता हैं, एक समय के बहुत ही कद्दावर नेता थे, पावरफुल नेता थे, संगठन महासचिव थे, उनको जन्मदिन की बधाई देने पर बीजेपी के एक नेता का दावा है कि पार्टी छोड़ने के लिए कहा जा रहा है, दबाव डाला जा रहा है। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये है जो चर्चा है वो ये है कि जो बीजेपी के एक नेता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बीजेपी में आकर राष्ट्रीय महासचिव रहे जो संजय जोशी हैं, उनको लेकर जो बहुत सारी चर्चाएं हैं। आपको ये बता दें अपने दर्शकों को कि संजय जोशी जो है पहले मोदी जी के साथी थे, और दोनों एक साथ जो थे गुजरात में थे, और उसके बाद दोनों के बीच में संघर्ष काफी हुआ, और अंदरूनी चीजें, मतलब सामने कोई संघर्ष नहीं हुआ, जो अंदरूनी चीजें होती हैं, राजनीतिक संघर्ष होती है। तो और ये हुआ कि उनकी एक सीडी आई संजय जोशी की, और संजय जोशी की इस सीडी आने के बाद जो था वो विदाई जो थी वो उनकी हो गई संजय जोशी की एक तरीके से राजनीति से जी। और बाद में जो आरोप लगे और चर्चाएं जो सत्ता के गलियारे में हुई, ये हुआ कि वो सीडी जो थी वो मोदी खेमे की तरफ से बनवाई गई, इस तरीके के आरोप हैं। अब है कि नहीं हम नहीं कहते, लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि वो सीडी जो थी वो सही नहीं थी। ठीक उसी तरीके से जैसे हार्दिक पटेल की एक सीडी आई थी, बाद में मालूम पड़ा वो ठीक नहीं है, और हार्दिक पटेल ने कहा था ऐसी सीडी तो बनती रहती है, 100 सीडी बनवा सकते हैं। लेकिन संजय जोशी का राजनीतिक करियर बिल्कुल चला गया। तो अब अभी तक जो चर्चा चल रही थी वो चर्चा ये चल रही थी कि संजय जोशी बीजेपी के अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं, और ये खबर भी आरएसएस के उस खेमे से फैलाई गई जो खेमा बताया जाता है कि मोदी जी का विरोधी है और मोदी जी के खिलाफ जो लॉबिंग होती रहती है, उसकी तरफ से फैलाई गई थी। अब जो गुजरात तालुका प्रमुख है प्रकाश भाई साकिया, उनका दावा है कि उन्होंने संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई दे दी थी, और गुजरात प्रदेश नेतृत्व ने उनसे इस्तीफा मांग लिया। उनका दावा है कि जिला अध्यक्ष मयूर पटेल ने उनसे इस्तीफा देने को कहा है, उनका लेकिन मैंने अभी तक इस्तीफा नहीं दिया और मेरी अंतरात्मा हार मानने को तैयार नहीं है। उनका यह भी कहना है कि 4 दिन पहले संजय जोशी को उनके जन्मदिन पर फेसबुक को बधाई दी थी और मुझसे इस्तीफा देने को कहा गया। संजय जोशी संघ के नेता के साथ कभी गुजरात भाजपा के नेता रह चुके हैं, तो ये सब माना जा रहा है, और इस समय के आखिरी के समय तक जो मतलब इस महीने के अंत तक हो सकता है कि बीजेपी का नया अध्यक्ष आ जाए, तो वो अब आरएसएस की मर्जी का होगा, ये खबर आ रही है। तो एक तरह से कहा जाए कि राहुल गांधी के गुजरात पहुंचने से पहले बीजेपी में गुजरात में ये जबरदस्त टूट देखने को मिल रही है। एक तो महेश बसावा का पार्टी छोड़ना जी, और दूसरा ये जो तालुका प्रमुख है इनका जो है वो
ये कहना कि उन संजय जोशी को चूंकि उन्होंने फेसबुक पर बधाई दे दी जन्मदिन की तो उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है और वो इस्तीफा नहीं देंगे, ये जो है बीजेपी में अंदर की टूट को साफ तौर पे बता रहा है। इसका मतलब कि मोदी जी के खिलाफ गुजरात में भी चीजें अब होना शुरू हो गई। जी बिल्कुल, गुजरात में चीजें शुरू हो चुकी हैं, लेकिन राहुल गांधी का इस बीच ये दौरा, और जब कांग्रेस पार्टी वहां अपने सबसे खराब राजनीतिक स्थिति में है, उस समय राहुल गांधी का गुजरात को पर एक फोकस करना बहुत मायने रखता है। और राहुल गांधी के उस पिछले साल के उस भाषण की क्लिप सुनेंगे जिसमें उन्होंने कहा था, दावा किया था कि गुजरात में आज हमारी स्थिति भले ये है लेकिन हम गुजरात को जीत कर दिखाएंगे। और उसके बाद वहां पर राष्ट्रीय अधिवेशन होना, बार बार गुजरात के दौरे करना, पिछले एक हफ्ते के भीतर ये दूसरा दौरा राहुल गांधी का हो रहा है। आज और कल 2 दिन के लिए राहुल गांधी वहां पहुंच रहे हैं, बहुत मायने रखता है। एक बार सुनेंगे क्या कहा था जुलाई में पिछले साल राहुल गांधी ने गुजरात को लेकर। बिना डरे वहां पर और जीत का दावा कर रहे हैं, जीत का एक संकल्प ले रहे हैं राहुल गांधी, और ये उनकी जो सक्रियता है वो दिखा रही है कि किस तरह से उस जो कहा था राहुल गांधी ने, और राहुल गांधी ने यहीं पर वो बात भी कही थी गुजरात में ही अमलेदु जी की, अगर जो कांग्रेस के भीतर बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी और संघ के लोग हैं उनको अगर वो निकलना चाहे तो निकल जाए, ये भी बात उन्होंने कही थी। तो इन सारी चीज़ों को लेकर वहाँ जिस तरह से एक संगठन को मजबूती देने की कोशिश हो रही है, वो सारी चीज़ें अब दिखाई पड़ रही हैं कि धरातल पर उतरती हुई दिखाई पड़ रही हैं। किस तरह से वहाँ पर कांग्रेस अपनी रणनीति तैयार कर रही है और उसका असर कैसे वहाँ पर दिखना शुरू हो चुका है। भारतीय जनता पार्टी के भीतर किस तरह से विद्रोही प्रवृत्तियां दिखाई पड़ रही हैं, नाराज नेता पार्टी छोड़ रहे हैं और पार्टी के जो खेमेबाजी है वो सतह पर आती दिखाई पड़ रही है कि संजय जोशी को बधाई देने के लिए इस्तीफे का दबाव बनाया जा रहा है। हाँ, संजय जोशी को बधाई देने के लिए इस्तीफे का बनाया जा रहा है। अब आप समीरी समझ सकते हैं कि अगर इतना दबाव बन रहा है तो मोदी जी क्यों गए थे RSS के दफ्तर। जी 11 साल में मोदी जी कभी नहीं गए, लेकिन मोदी जी 11 साल में पहली बार अगर गए हैं RSS दफ्तर, इसका मतलब जो खबरें चल रही थी कि RSS संजय जोशी को अध्यक्ष बनाने जा रहा है, इसको लेकर मोदी जी काफी ज्यादा चिंतित होकर फिर वो जो पहुंच गए RSS दफ्तर कि भाई किसी को भी बना दो, संजय जोशी को मत बनाओ, क्योंकि संजय जोशी को उनकी बहुत सारी बातें मालूम है। क्योंकि भाई जाहिर बात है बचपन के साथी होते हैं, एक साथ पढ़े, एक साथ संघ में काम किया है, नमस्ते सदावत सली साथ साथ की है, कबड्डी साथ साथ के लिए, तो बहुत सारी चीजें मोदी जी की मालूम होंगी और मोदी जी को उनकी बहुत सारी बातें मालूम होंगी। तो आदमी बचता है जब थोड़ा ऊपर पहुंच जाता है तो अपने साथ के लोगों से, खासतौर से जो बुरे समय के साथी होते हैं उनसे बचना चाहता है, क्योंकि उनको बुरे समय की बहुत सी बुरी बातें मालूम होती हैं। तो हो सकता है कि मोदी जी के बुरे समय की बहुत सी बुरी बातें संजय जोशी को मालूम हो, तो मोदी जी बचना चाहते हो कि संजय जोशी इसके अध्यक्ष न बनने पाए। तो ये साफ तौर से इशारा दे रही है ये घटना कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है और गुजरात में ही अब मोदी जी के खिलाफ लॉबिंग होना शुरू हो चुकी है। तो गुजरात में ही लॉबिंग होना शुरू हो चुकी है, इस्तीफे शुरू हो चुके हैं, और वहां पर अगर मोदी के खेमे के अलावा किसी व्यक्ति की तारीफ या उसका समर्थन हो रहा है तो उसको पार्टी छोड़ने की धमकियां दी जा रही हैं। ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं, और ये सारी चीजें तब दिखाई पड़ती हैं जब पार्टी केंद्रीय स्तर पर उसकी पकड़ कमजोर होने लगती है। लेकिन पार्टी कमजोर भले हो रही है, सरकार अपनी मजबूती दिखाने की पूरी कोशिश कर रही है। सरकार यानी सरकार की एजेंसियां जिन पर आरोप लगते हैं कि वो किस तरह से अपने विरोधियों को, चाहे वो पार्टी के भीतर हो चाहे पार्टी के बाहर हो, उनको चुप कराने के लिए, उन पर दबाव बनाने के लिए एजेंसियों का सहारा लेती है केंद्र सरकार। ये पिछले 10 साल से लगातार आरोप लगते रहे और ये आरोप सही होते दिखाई पड़ रहे हैं। ताजा तरीन घटनाक्रम में रॉबर्ट वाड्रा उद्योगपति हैं और कांग्रेस की सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं। उनके यहाँ एक बार फिर ईडी की कार्रवाई हुई है और कांग्रेस पार्टी के नेता है, सीनियर नेता है प्रताप सिंह खाचरियावास राजस्थान में, उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हुई है। हालांकि प्रताप सिंह खाचरियावास का कहना है कि बिल्कुल हमको इस बात की पूरी जानकारी थी कि ईडी वाले आने वाले हैं, हम भी तैयार बैठे हुए हैं। यानी इसको लेकर वही उसी तरह की प्रतिक्रियाएं हो रही हैं कि ईडी किसी के यहाँ क्यों आ रही है, सिर्फ और सिर्फ वो राजनीतिक विद्वेष के कारण आ रही है और उसको भेजा जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। लेकिन ईडी की छापेमारी की खबरें हैं, पूछताछ के लिए रॉबर्ट वाड्रा को नोटिस दिया गया है, प्रताप सिंह खाचरियावास को के यहाँ छापेमारी हो रही है। एक बार सुनेंगे पहले रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं उनके यहाँ जब ईडी का नोटिस मिला है।
पहले भी नोटिस दिया जा चुका है, पूछताछ के लिए भी ईडी बुला चुकी है और एक बार फिर ईडी कार्रवाई करती दिखाई पड़ रही है उनके खिलाफ। कार्रवाई में क्या मिला था वो भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले सुन लेते हैं रॉबर्ट वाड्रा क्या कह रहे हैं। मतलब सरकार अपनी जो कार्रवाई है अमलेंदु जी वो भी जारी रखे हुए है। अब ये ईडी की अगर जो कार्रवाई हो रही है, विपक्ष तो इसको सरकार की कार्रवाई से ही जोड़कर देख रहा है। हाँ, विपक्ष इसको सरकार की कार्रवाई से जोड़कर देख रहा है और रॉबर्ट वाड्रा जो है उनका कहना यह है कि हमने ईडी से कहा कि हम अपने दस्तावेज जुटा रहे हैं और मैं हमेशा यहाँ आने के लिए तैयार हूँ। और उनका कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि आज कोई निष्कर्ष निकलेगा, मामले में कुछ भी नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मैं देश के पक्ष में बोलता हूं तो मुझे रोका जाता है, राहुल को संसद में बोलने से रोका जाता है। भाजपा ऐसा कर रही है, ये राजनीतिक प्रतिशोध है। लोग मुझे प्यार करते हैं और चाहते हैं कि मैं राजनीति में शामिल हो जाऊं। जब मैं राजनीति में शामिल होने की इच्छा व्यक्त करता हूं तो वे मुझे नीचा गिराने और वास्तविक मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए पुराने मुद्दे उठाते हैं। मामले में कुछ भी नहीं है। पिछले 20 सालों में मुझे 15 बार बुलाया गया और हर बार 10 घंटे से अधिक समय तक पूछताछ की गई। 23,000 दस्तावेजों को जुटाना आसान नहीं है जी। ये कहना है रॉबर्ट वाड्रा का और ये सही है कि अभी रॉबर्ट वाड्रा का बयान आया था कि वो चाहते हैं कि लोग उन्हें प्यार करते हैं, कि वो चाहते हैं कि राजनीति में आए और परिवार का आशीर्वाद रहा तो राजनीति में आ जाएंगे। जैसे ये बयान आया रॉबर्ट वाड्रा का, वैसे बीजेपी ने तुरंत जो ईडी से संबंध भिजवा दिया। ये उनका आरोप है कि बीजेपी जब वो राजनीति में आने की बात करते हैं तब तक उनको संबंध भिजवा देती है। और जो इस मामले में था समीर जी, उसमें तो उनको क्लीन चिट बीजेपी की सरकार दे चाहिए। हरियाणा की सरकार दे चुकी है, बीजेपी की सरकार दे चुकी है क्लीन चिट। तो ये अब रॉबर्ट वाड्रा इस तरह से कह रहे हैं। उधर जो प्रताप सिंह खाचरियावास हैं जो राजस्थान में मंत्री भी रहे और बड़े मजबूत नेता कांग्रेस के हैं, उनका कहना ये है कि भाई ठीक है हम तो तैयार हैं और जब कोई भी बोलता है एक तरीके कहा जाए बीजेपी के खिलाफ तो उसके यहाँ छापेमारी होगी। ये तो सब मतलब होता ही है। तो हमें भी मालूम था ईडी आएगी, हम भी तैयार हैं ईडी आएगी इसके लिए, हम उनके साथ सहयोग करेंगे। लेकिन ये आप ध्यान रखिए कि राहुल गांधी सत्ता में आएंगे तो भाजपा का क्या होगा। यानी एक तरीके से प्रताप सिंह खाचरियावास ने ये कह दिया है कि आप जो आज कर रहे हैं उसके दुष्परिणाम आने वाले समय में बीजेपी के लोगों को भुगतने पड़ेंगे। क्योंकि जब सरकार बदलेगी तो इसी तरीके से बीजेपी के लोगों को परेशान किया जाएगा। ये एक तरीके से उनका कहना है, सुन भी सकते हैं। जी बिल्कुल, सुनते हैं प्रताप सिंह खाचरियावास ने क्या कहा है। और राजस्थान के मंत्री रहे, कांग्रेस के बहुत वरिष्ठ नेता है, तो सुन लेते हैं क्या कह रहे हैं जब उनके यहाँ ईडी की छापेमारी हो रही है। उनका कहना है कि हम तो इसके लिए तैयार बैठे हुए हैं। तौर पर कह रहे हैं कि चूंकि मैं लगातार सरकार के खिलाफ बोल रहा हूं तो मुझे पता था कि ये होगा। यानी एक तरह से ये बिल्कुल सिंबल बन गया है कि आप सरकार के खिलाफ बोलेंगे, बयान देंगे तो आपके खिलाफ ईडी पहुंच जाएगी, सीबीआई पहुंच जाएगी, इनकम टैक्स के लोग पहुंच जाएंगे। लेकिन इन सब के बावजूद विपक्ष की रणनीति किस तरह से आगे बढ़ती दिखाई पड़ रही है, कामयाब होती दिखाई पड़ रही है, ये गुजरात में कांग्रेस पार्टी की रणनीति से दिख रहा है। और उधर बिहार चुनाव को लेकर जिस तरह से रणनीति बन रही है, इस समय बैठक हो रही है आरजेडी के नेताओं के साथ और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के साथ। लेकिन ईडी जैसी संस्थाओं की, ईडी सीबीआई की अपनी कार्यशैली भी पूरी तरह से वैसे ही चल रही है जैसे पहले चला करती थी। तमाम नेताओं के यहाँ छापेमारी समय समय पर टाइमिंग के साथ होती रहती है, ये खबर अक्सर आती है। तो इससे होता क्या है, जो विपक्ष के आरोप लगते हैं कि वो राजनीतिक विद्वेष के कारण कर रही है छापेमारी, वो दिखाई पड़ता रहता है। और छापेमारी में उसके मिलता क्या है, ये कोर्ट से उसको बार बार जो लताड़ मिलती है वहां दिखाई पड़ जाता है कि इस छापेमारी के पीछे इंटेंशन क्या था। हाँ बिल्कुल, ये जी सॉरी माफ कीजिएगा, ये इंटेंशन मालूम पड़ जाता है कि किस तरीके से ये सब किया जा रहा है। और 15 ठिकानों पे छापेमारी हो रही है आज वहाँ। प्रताप सिंह खाचरियावास और कुलवंत सिंह, 2 लोगों के उस पर हो रही है। और जैसा कहा प्रताप सिंह खाचरियावास ने खुद कहा कि भाई हमें चूंकि हम बोल रहे हैं बीजेपी के खिलाफ तो हमें मालूम है हमारे यहाँ ईडी आएगी, और तो जब हमें मालूम है ईडी आएगी तो हम भी तैयार हैं, ईडी आएगी तो क्या करेगी। यानी तरीके से हमने तैयारी कर रखी है कि ईडी को क्या जवाब देने हैं और क्या ईडी सवाल पूछेगी वो हमारे पास है। और हमें मालूम है कि ये भेजी जाएगी चूंकि हम सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं। तो ये एक तरीके से मतलब जो तैयारियां बीजेपी की हैं, और चूंकि अब बिहार में चुनाव आ रहा है तो जगह जगह ईडी जाएगी, बिहार में पहुंचेगी, बिहार में भी बहुत सी जगहों पे ईडी पहुंचेगी। तो ईडी को लेकर जिस तरीके की चीज़ें चल रही हैं समीर जी, वो तो पहले भी आरोप लगता रहे कि ये जो है बीजेपी के अनुषंगिक संगठन की तरीके से ईडी काम करती है, तो ये आरोप लग रहे हैं। तो प्रताप सिंह खाचरियावास जो हैं उन्होंने यही बात कही। जी बिल्कुल, तो खाचरियावास ने बात कही है। तो ईडी की छापेमारी उनके यहाँ हो रही है
और उन्होंने सीधे तौर पर यह कहा है कि छापेमारी इसलिए हो रही है कि मैं थोड़ा मुखरता के साथ सरकार की आलोचना कर रहा हूं। ये आरोप ईडी, सीबीआई जैसी केंद्रीय एजेंसियों पर बार बार लग रहे हैं कि वो सरकार के लिए काम कर रही है, सरकार के इशारे पर काम कर रही है। उधर राजनीतिक गतिविधियों की बात करें तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो देश भर में विवाद हो रहा है, पश्चिम बंगाल में काफी हिंसा हुई है। हालांकि अब बताया जा रहा है कि वहां पर स्थिति सामान्य है, लेकिन काफी हिंसक आंदोलन चला है। सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ कई याचिकाएं गई हैं, अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने और दूसरे संगठनों ने याचिकाएं डाली हैं और विधानसभाओं में इसको लेकर प्रस्ताव पारित हो रहे हैं। ताजा तरीन मामला है झारखंड में। वहां झारखंड मुक्ति मोर्चा ने कहा है कि वो भी वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव लाएगी। मनोज पांडे को सुनते हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता हैं वो इस बारे में कह क्या रहे हैं। तो वक्फ संशोधन कानून को लेकर भी जिस तरह से लगातार विवाद बना हुआ है और जो इंडिया गठबंधन के शासित राज्य हैं वहां पर इस कानून के खिलाफ डीएमके ने प्रस्ताव लाया है तमिलनाडु में, और अब झारखंड मुक्ति मोर्चा भी इसकी तैयारी कर रही है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में भी इसकी लगातार मांग हुई, हालांकि काफी विवाद हुआ, प्रस्ताव वहां नहीं लाया जा सका क्योंकि स्पीकर ने अनुमति नहीं दी, लेकिन झारखंड में अब ये प्रस्ताव लाने की तैयारी हो रही है। सुनते हैं मनोज पांडे को, झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रवक्ता है की विधानसभा में। और इधर दिल्ली में जो बैठक चल रही थी आरजेडी नेताओं के बीच, कांग्रेस नेताओं के बीच, उस बैठक के बारे में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने ट्वीट किया है। आज हमने बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात कर महागठबंधन की मजबूती पर चर्चा की। आने वाले चुनाव में बिहार की जनता को हम एक सशक्त, सकारात्मक, न्यायप्रिय व कल्याणकारी विकल्प देंगे। भाजपा और उसके अवसरवादी ठगबंधन से, गठबंधन की बजाय इन्होंने ठगबंधन लिखा है, ठगबंधन से बिहार को मुक्ति मिलेगी। युवा, किसान, मजदूर, महिलाएं, समाज के पिछड़े, अति पिछड़े व अन्य सभी वर्ग के लोग महागठबंधन की सरकार चाहते हैं। ये मल्लिकार्जुन खड़गे का ट्वीट है। उन्होंने वो क्लिप भी ट्वीट की है, जो मीटिंग की क्लिप्स है, वहां के जो विजुअल्स है। और सुनते हैं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने क्या कहा है, इस बैठक में क्या कुछ हुआ है, उसके बारे में उन्होंने मीडिया से बात की है। सुन लेते हैं तेजस्वी यादव को। तैयार की जा रही है, 17 तारीख को फिर बैठक होगी। इंडिया अलायंस के जो दूसरे दल है सबके साथ बैठक होगी, लेकिन जो रणनीति बन रही है उस रणनीति में क्या हो रहा है ये महत्वपूर्ण बात है। हालांकि सीट शेयरिंग पर भी बात जरूर हुई होगी, लेकिन सीट शेयरिंग पर चूंकि फाइनल कुछ नहीं हुआ है तो जाहिर सी बात है कि अभी उसको बताएंगे नहीं, और वही तेजस्वी यादव कह भी रहे हैं। हमारे साथी अविनाश काफी कुछ नजर रखे हुए हैं इस पूरे बैठक पर भी, और एनडीए गठबंधन में क्या चल रहा है उस पर भी। अविनाश, बहुत कुछ तो नहीं बताया है, और बहुत कुछ जब तक सीट शेयरिंग का मुद्दा नहीं फाइनल होगा तो बहुत कुछ आएगा भी नहीं। लेकिन इंडिया गठबंधन के भीतर अभी क्या चल रहा है, महागठबंधन के भीतर मजबूती के साथ संसद से लेकर बाहर तक भी सारे घटक दल दिख रहे हैं। क्या ये बहुत स्मूथ जो दिखाई पड़ रहा है ऐसा ही है, या वहां भी चैलेंजेस है? जो इंडिया गठबंधन में जो चल रहा है, क्योंकि ये जो बैठक आज हुई है ये कांग्रेस और आरजेडी की बैठक हुई है, जबकि इंडिया गठबंधन में 5 दल शामिल है। तो जाहिर सी बात है सीट शेयरिंग की जो भी बात होगी वो पूरे 5 सभी रहेंगे, तब बैठेंगे। उसके बाद ही ये तय होगा कि कौन सा दल किस सीट पर चुनाव लड़ेगा और कितनी सीटें किस पार्टी को मिलेंगी। तो अभी तो क्योंकि ये 2 बड़ी पार्टियां हैं, सबसे ज्यादा सीटों पर सबको पता है कि वो आरजेडी लड़ेगी, उसके बाद किसको सीटें मिलेंगी, उसके बाद वामपंथी पार्टियों को मिलेगी। तो अब अभी तो शुरुआत है, क्योंकि 6 महीने का भी समय बाकी है, काफी टाइम रखा हुआ है। लेकिन ये भी तय दिखाई दे रहा है कि इस बार जो गलती महाराष्ट्र चुनाव में की गई थी महागठबंधन की तरफ से, वो गलतियां बिहार में नहीं होंगी। बिहार में सीट बंटवारा काफी पहले कर लिया जाएगा, और कोशिश तो यही हो रही है कि 2-3 महीने पहले कैंडिडेटों के नाम भी डिक्लेयर कर दिए। जो महागठबंधन में वहां तो स्थितियां सीधी क्लियर दिखाई भी दे रही है। लेकिन सबसे बड़ी जो परेशानी चल रही है वो इस समय एनडीए के अंदर चल रही है। जिस तरीके से लगातार नेताओं के बयान आ रहे हैं, एक दिन बयान आता है कि भाई बीजेपी की तरफ से कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, तो दूसरे दिन पता चलता है कि नेतृत्व तो सम्राट चौधरी कर रहे हैं। तो जिस तरीके का बयान अभी नायब सिंह सैनी ने दिया सम्राट चौधरी को लेकर, अब उसको लेकर सबसे ज्यादा खलबली एनडीए के अंदर मची हुई है। जेडीयू तो लगातार ये बोल रहा है कि भाई चुनाव तो नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा जाना है, और जब सम्राट चौधरी सीवान पहुंचे तो मीडिया ने भी उनसे सवाल किया। तो शुरुआत में तो सम्राट चौधरी इसको जवाब देने से बचते रहे, बाद में झल्लाते हुए उन्होंने बोला कि भाई नीतीश कुमार नेतृत्व कर रहे हैं। लेकिन मामला वही है कि भाई आपको सीधे आकर इस चीज पर सफाई दे देनी चाहिए थी। सब पूरी बीजेपी इस चीज को लेकर बचती हुई दिखाई दे रही है। तो जाहिर सी बात है
जो बात नायब सिंह सैनी ने कही है उसका खंडन केंद्रीय नेतृत्व की तरफ से तो आया ही नहीं है। बिहार बीजेपी के नेता ही इस चीज को बोल रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ जेडीयू की तरफ से तो सीधे सीधे जिस तरीके की धमकियां शुरू हो गई हैं। और अभी एक दिन पहले तो जो पशुपति पारस तो एनडीए छोड़कर ही चले गए, उन्होंने तो साफ साफ बोल दिया है कि अब हम एनडीए में नहीं है। ये जबकि अभी तक तो ये चल रहा था कि भाई बीजेपी पशुपति पारस को साधने की कोशिश कर रही है ताकि चिराग पासवान को मैनेज किया जा सके, क्योंकि चिराग पासवान की नाराजगी की खबरें भी लगातार आ रही हैं। आप देखिए कि उनके जो पहले बयान आते थे, जो मोदी भक्त बने घूम रहे थे, आज की तारीख में चिराग पासवान का बीजेपी को लेकर जो सॉफ्ट कॉर्नर था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और बिल्कुल, और जीतन राम मांझी भी सीधे एक बार फिर उन्होंने आंखें दिखानी शुरू कर दी है और कह दिया कि वादा खिलाफी की है और विधानसभा चुनाव में ऐसा नहीं होने देंगे। 40 सीटें मांग रहे हैं, 40 नहीं तो फिर उनकी इच्छा होगी कि 30 पे आके तो सिमटेंगे ही, 25 पे। बिल्कुल, हाँ, उनका कहना सीधा सीधा यही है कि हमें 20 विधायक चाहिए और 20 विधायक के लिए हमें 40 सीटें भी चाहिए। अगर 40 सीटों पर यदि बात नहीं बनती है तो वो 25-30 सीटों पर उनका कहना है कि हम 25-30 सीटों पर मान जाएंगे, लेकिन इससे कम में बात नहीं बनेगी। जबकि पिछली बार आप 2020 की बात करें तो जीतन राम मांझी को सिर्फ 7 सीटें लड़ने के लिए दी गई और ये कहा जा रहा है कि इस बार भी एनडीए की तरफ से उनको उतनी ही सीटें दी जाएंगी। और लेकिन जीतन राम मांझी का कहना ये है कि आपने जिस तरीके से हमसे लोकसभा में बात की कि हमको 3 सीटें आपने ऑफर की थी पहले कि 2 लोकसभा की सीट ले लीजिए, 1 राज्यसभा की सीट ले लीजिए, हम उस पर तैयार हो गए थे। जबकि जीतन राम मांझी की डिमांड उस समय भी ज्यादा थी, लेकिन आखिरी समय पर, क्योंकि सीट बंटवारा बिल्कुल बीजेपी आखिरी समय पर करती है, तो उससे होता क्या है, जो उसके सहयोगी हैं, पिछली बार भी आप देखिएगा जब पशुपति पारस के लिए महागठबंधन में जाने के सभी दरवाजे बंद हो गए, महागठबंधन में सीटों का बंटवारा हो गया, उसके बाद एनडीए की तरफ से सीट बंटवारे का ऐलान हुआ और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं दी गई। इसीलिए पशुपति पारस इस बार पहले से ही तैयार है। उन्होंने साफ कह दिया है कि भाई हम अब एनडीए में है ही नहीं। तो क्योंकि बीजेपी की जो कोशिश चल रही थी कि पशुपति पारस के सारे चिराग पासवान पर एक तरीके से नियंत्रण रखा जाए, अब चिराग पासवान खुलकर बोलेंगे। अभी तक तो खाली इसी चक्कर में नहीं बोल पा रहे थे कि भाई ऐसा ना हो कि हम बीजेपी पर दबाव बनाए तो बीजेपी पशुपति पारस से डील कर ले। तो अब पशुपति पारस वाला तो एक तरफ से क्लियर हो गया है। अब आप देखिएगा कि चिराग पासवान की खामोशी भी जल्दी टूटने वाली है। अभी तो मांझी की तरफ से डिमांड चल रही है 40 सीटों की, तो जाहिर सी बात है मांझी की 40 सीटों की डिमांड होगी तो फिर चिराग पासवान की डिमांड वहां 7 सीटों की होगी। लेकिन इन सब के बीच अविनाश, ये बीजेपी के भीतर क्या चल रहा है बिहार में? अगर हम बात करें, सम्राट चौधरी को जब से नायब सिंह सैनी ने कहा है कि उनको सीएम कैंडिडेट की बात कर दी है, वहां कई सीएम कैंडिडेट अब घूमने लगे हैं जिनकी इच्छाएं रही होंगी, अब वो सब निकल कर सतह पर आ रही हैं क्योंकि एक व्यक्ति की इच्छा को ओपन कर दिया गया है। तो अब सबसे बड़ा जो इस समय संकट दिखाई पड़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के भीतर दिख रहा है। सहयोगी दलों का तो जो है वो अपनी जगह पर है ही, अब बीजेपी के भीतर जो दिख रहा है उसको कैसे टैकल करेंगे उनके जो नेता है, केंद्रीय नेता? हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि सम्राट चौधरी का नाम नायब सिंह सैनी की तरफ से आया जी। जबकि आप देखिएगा 2015 में जब बीजेपी अलग चुनाव लड़ी थी तो उस समय अमित शाह की तरफ से जो नाम आया था वो नित्यानंद राय का आया था। और नित्यानंद राय आज भी अमित शाह के सबसे खास सबसे करीबी है, गृह मंत्रालय में वो भी है, गृह राज्य मंत्री अमित शाह कैबिनेट में, तो वो उनके पास गृह राज्य मंत्रालय। तो जाहिर सी बात है यदि बीजेपी का सीएम बनेगा तो सम्राट चौधरी अकेले दावेदार नहीं है, उसमें नित्यानंद राय का भी नाम शामिल है। और जाहिर सी बात है बीजेपी के अंदर जो चेहरा सामने दिखता है लोगों को, वो कभी सीएम नहीं बनता है। सीएम तो कोई और बनता है जो दिखता नहीं है। और इस समय नित्यानंद राय हैं और विजय सिन्हा और भी कई लीडर हैं। जिस तरीके से दिलीप जायसवाल को अध्यक्ष पद पर दोबारा से रिपीट किया गया, उनसे मंत्री पद वापस लेकर उनसे कहा गया कि अध्यक्ष का काम संभालिए, तो जाहिर सी बात है दिलीप जायसवाल भी एक दावेदार है। तो बीजेपी के अंदर जब नायब सिंह सैनी ने सीएम पद को लेकर जो दावेदारी की है उसके पास से कई दावेदार खड़े हो गए। अब सम्राट चौधरी को, क्योंकि अब ये कहा जा रहा है कि भाई सम्राट चौधरी इस समय बीजेपी विधायी दल के नेता हैं, लेकिन बीजेपी विधायी दल का नेता क्या कभी सीएम बनता है? जब से नरेंद्र मोदी का शासनकाल शुरू हुआ है तब से संभवतः किसी भी राज्य में बीजेपी का जो विधायक दल का नेता रहा हो वो सीएम नहीं बना है। सीएम तो कोई नया नाम हमेशा आया है। तो ये तो आप कहते मानिए अगर बीजेपी का सीएम अगर बन जाता है, क्योंकि पहली बात तो यही है कि क्या एनडीए बिहार का चुनाव जीत पाएगा? सबसे बड़ा सवाल तो इस बिहार में यही उठ रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव का भी यही कहना है कि भाई आप लोग जिस कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं वो कुर्सी तो आप लोगों को मिलनी ही नहीं है। जो कुर्सी नहीं मिल रही है उसके लिए लड़ाई काय बात के लिए हो रही है, क्योंकि वो कुर्सी तो महागठबंधन के पास में आने वाली है। लेकिन फिर भी अगर यदि एनडीए जीत जाता है
तो फिर ये मान के चलिएगा कि बीजेपी के अंदर सम्राट चौधरी का नाम तो नहीं आएगा। पहली बात तो यही है कि वो नीतीश कुमार को रोक पाएंगे नहीं रोक पाएंगे, क्योंकि नीतीश कुमार को यदि आप सीएम नहीं बनाएंगे तो नीतीश कुमार तो तुरंत पलटी मार जाएंगे। और जिसका एक तरीके से इशारा संजय झा ने कर भी दिया है, उन्होंने कह दिया है कि दिल्ली को हम लोग चौंका चुके हैं। नीतीश कुमार बार बार चौंकाते हैं दिल्ली को, और 2025 में भी चौंकाएंगे। अगर बीजेपी एनडीए की सरकार बनती है और बीजेपी नीतीश कुमार की नहीं सुनती है तो भी नीतीश कुमार ही सीएम बनेंगे, भले ही वो महागठबंधन की मदद से बने। बिल्कुल उनके पास सीधे उन्होंने कह दिया कि नीतीश कुमार के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं और बाद में भी खुले रहेंगे। बहुत धन्यवाद अविनाश इस पूरी जानकारी के लिए, पूरी चर्चा के लिए। और बिहार में महागठबंधन यानी इंडिया गठबंधन के मुख्य जो घटक दल हैं यानी कांग्रेस पार्टी और आरजेडी, उनके बीच की बैठक अब से कुछ देर पहले हुई है, जिसको लेकर ट्वीट किया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष। और तेजस्वी यादव ने भी कहा, दावे के साथ कहा कि हमारी सरकार बनने जा रही है और 17 तारीख को एक बार फिर इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के साथ बैठक होगी। और जो अभी अविनाश हमारे साथी बता रहे थे कि इस बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि जो सत्तारूढ़ एनडीए गठबंधन है उसके भीतर जो कुछ चल रहा है वो काफी मायने रखता है, क्योंकि न सिर्फ घटक दलों के भीतर तोड़फोड़ की खबरें आ रही हैं, भारतीय जनता पार्टी से मनमुटाव की खबरें आ रही हैं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी अब तोड़फोड़ वाली स्थितियां बनती दिखाई पड़ रही हैं, अलग अलग मोर्चे बनते दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल, कई मोर्चे बनते दिखाई पड़ रहे हैं, अलग अलग तरीके की टूटिंग दिखाई पड़ रही है। अभी बिहार की हम लोगों ने बात की, गुजरात की भी हम लोगों ने समझी बात की। गुजरात में 2-2 झटके बीजेपी को लगे हैं। उनके विधायक जो महेश वसावा, उन्होंने पार्टी छोड़ दी और उनकी वजह से ही एक कहा जाए कि सरकार वहां बनी। और जो महेश वसावा ने, समीर जी, बातें कही हैं, बहुत गंभीर बातें उन्होंने कही हैं। उन्होंने कहा कि मैं भाजपा में इसलिए शामिल हुआ था ताकि मेरे इलाकों में जनहित के काम हो सके, लेकिन मेरी सिफारिशों पर भी कुछ नहीं हुआ। मैंने लोकसभा चुनाव के दौरान काम किया और पार्टी उम्मीदवार और मौजूदा सांसद मनसुख वसावा के लिए प्रचार किया, हुए जीते। चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद पार्टी नेताओं ने मुझे किसी भी पार्टी कार्यकर्ता या सार्वजनिक बैठक में नहीं बुलाया। उन्होंने जानबूझकर मुझसे दूरी बना ली। मैं बीजेपी के लिए काम करूंगा। आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल आएगा और भरूच इसका केंद्र होगा। यानी गुजरात में राजनीतिक भूचाल आएगा और भरूच जो है वो इसका केंद्र होगा, ये कह रहे हैं बीजेपी के विधायक जिन्होंने पार्टी छोड़ दी है, महेश वसावा जी, वे कह रहे हैं। और ये महेश वसावा जो है बनासकांठा के पालनपुर से कांग्रेस के पूर्व विधायक महेश पटेल को लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी में शामिल कराया गया था जी। इन दोनों को शामिल कराया था बीजेपी ने। और अब जो है ये दोनों नेता जो है 2000 से अधिक समर्थकों के साथ जो थे वो बीजेपी में शामिल हुए थे उस समय। अब महेश वसावा जो है ये उन्होंने छोड़ दी भारतीय जनता पार्टी और ये कहा है कि मैं अब दूरी बना ली है मैंने, मतलब जो उनकी ट्राइबल पार्टी है जी, उसके लिए वो काम करेंगे और आने वाले दिनों में राजनीतिक भूचाल आएगा और जिसका केंद्र भरूच होगा। तो अब राजनीतिक भूचाल का इंतजार है कि वो गुजरात से जो उठेगा वो दिल्ली तक कितना प्रभावित करता है, ये देखें। जी बिल्कुल, ये देखने वाली बात है। लेकिन महेश वसावा जो है वहाँ के ट्राइबल नेता है, भारतीय ट्राइबल पार्टी उनकी अपनी पार्टी, जिसका विलय उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, चुनाव लड़े थे, जीते थे और बड़े आदिवासी नेता हैं। उनके पिता भी कई बार के विधायक हैं। सीधे तौर पर न सिर्फ उन्होंने पार्टी छोड़ी है बल्कि पार्टी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। और एक चूंकि ये जैसा अभी अमलेदु जी ने बताया कि उनके विधानसभा चुनाव से ठीक पहले पार्टी छोड़कर और बीजेपी में शामिल होना, ये बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था, जिस वजह से इतनी बड़ी जीत वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की थी और कांग्रेस पार्टी अपने सबसे खराब प्रदर्शन वहां पर कर पाई थी अब तक का जो उसका प्रदर्शन था। लेकिन अब जिस तरह से उन्होंने पार्टी छोड़ी है, बीजेपी नेताओं पर आरोप लगाए हैं और ये भी तब हो रहा है जब अभी एक हफ्ते पहले वहां पर कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ। राहुल गांधी एक हफ्ते के भीतर दूसरी बार वहां पहुंच रहे हैं। इन सब के बीच भारतीय जनता पार्टी की जो गतिविधियां दिख रही हैं वो बहुत उसके लिए घातक दिखाई पड़ रही हैं। महेश वसावा के अलावा वहां पर संजय जोशी की तारीफ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी छोड़ने का दबाव बनाया जा रहा है। यानी ये सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं कि जो कह रहे हैं कि एक बड़ा भूचाल आने वाला है, उसका केंद्र भरूच होगा, तो केंद्र भरूच होगा लेकिन वो प्रभावित पूरे गुजरात को करने वाला है, ये वो बिल्कुल साफ कर रहे हैं। हाँ, वो बिल्कुल साफ कर रहे हैं कि एक बड़ा भूचाल जो है आने वाला है और इस भूचाल का केंद्र जो है वो होगा भरूच जी। और महत्वपूर्ण बात यह है समीर जी कि उन्होंने जो अपना त्याग पत्र भेजा है वो 14 अप्रैल जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्मदिन है
उस पर भेजा है और अपना जो त्यागपत्र उन्होंने भेजा उसमें उन्होंने लिखा है कि मैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उनके जन्मदिन पर नमन करता हूं, जिन्होंने भारत का संविधान लिखा था। वर्तमान समय में हम देखते हैं कि भारत संविधान के साथ नहीं चल रहा है। मैं कहना चाहता था कि आदिवासी, दलित, ओबीसी और मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी एक साथ चलेंगे और आरएसएस और भाजपा की विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे। यह एक लंबी लड़ाई है, इसके लिए हमें एकजुट होना चाहिए और अंदरूनी लड़ाई नहीं लड़नी चाहिए। ये जो है उन्होंने अपने पत्र में लिखा। और 14 अप्रैल को जब मोदी जी बकौल अमित शाह, एक फैशन हो गया है अम्बेडकर 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 करना, तो मोदी जी अम्बेडकर 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 कर रहे थे। ठीक उसी समय महेश वसावा ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को नमन करते हुए बीजेपी से इस्तीफा दिया और कहा कि देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। तो ये बड़ी चीज़ है। और राहुल गांधी आज पहुंच रहे हैं गुजरात, उससे पहले महेश वसावा का बीजेपी छोड़ना और वो जो तालुका प्रमुख है उनका ये कहना है कि चूंकि उन्होंने संजय जोशी को जन्मदिन की बधाई दे दी थी इसलिए उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है, लेकिन मैं इस्तीफा नहीं दूंगा, ये उनका कहना है। ये साफ तौर पे जाहिर करता है कि बीजेपी में जो कह रहे हैं महेश वसावा की भूचाल आने वाला है वो वास्तव में उसकी शुरुआत हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है और प्लेटें खिसकना शुरू हो गई। जी हाँ, प्लेटें खिसकनी शुरू हो गई हैं। और महत्वपूर्ण बात यह है कि जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्मदिन को भारतीय जनता पार्टी इतने व्यापक तरीके से मना रही है, ये अलग बात है कि सेंट्रल हॉल में श्रद्धांजलि देने प्रधानमंत्री नहीं गए, लेकिन बहुत सारी बातें उन्होंने एक जनसभा में कही हरियाणा में। पार्टी के नेता जन्मदिन से 2-4 दिन पहले से ही उसको मनाना शुरू कर दिए और उस पर वो दूसरी पार्टियों के नेताओं को घेर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के नेताओं को घेर रहे हैं, लेकिन उनकी अपनी पार्टी के दलित और आदिवासी नेता पार्टी छोड़कर जा रहे हैं, ये आरोप लगाते हुए कि संविधान की अनदेखी हो रही है और संविधान का दुरुपयोग हो रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। हाँ बिल्कुल, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है। ये आरोप दूसरा कोई नहीं, जी पार्टी की जो विधायक है, बीजेपी के विधायक हैं, वो लगा रहे हैं और ये आरोप लगाते हुए बीजेपी छोड़ रहे हैं। हाँ जी, कि संविधान के साथ खिलवाड़ हो रहा है और देश संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। ये बड़ा आरोप है। मोदी जी जो है समझा जा सकता है किस तरह संविधान को लेकर बुरी तरीके से फंसते हुए नजर आ रहे हैं। बीजेपी में ये टूटन पड़ रही है। लेकिन इसके साथ साथ समीर जी, हम थोड़ा राजनीतिक खबरों से हटकर एक और खबर पे अगर हम चर्चा कर लें तो बेहतर होगा। और वो खबर ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के एक जस्टिस रहे हैं, रिटायर्ड हैं, जस्टिस रोहिंटन नरीमन जी, और वो उनके काफ़ी फैसले उनके आए हैं जो बहुत चर्चित रहे हैं। उनका साफ साफ कहना है कि अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसी भी तरह कमजोर किया गया तो जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाएं होने की आशंका है। फिर से पढ़ दूंगा जी। उनका कहना यह है कि अगर संविधान के मूल ढांचे के सिद्धांत को किसी भी तरह कमजोर किया गया तो जलियांवाला बाग नरसंहार जैसी घटनाएं होने की आशंका है। यह कहना है जस्टिस रोहिंटन नरीमन का। और वो 1973 के केशवानंद भारती मामले में जो 13 न्यायाधीशों की पीठ ने 6 के मुकाबले 7 के बहुमत से जो फैसला हुआ था उसके जिक्र करते हुए कह रहे थे कि मूल ढांचा जो है वो सिद्धांत को इसको प्रतिपादित करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि संविधान की आत्मा में संशोधन नहीं किया जा सकता। और इसलिए बार बार ये सभी बात उठती है कि संविधान में संशोधन आप उससे सेक्युलरिज्म और समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, ये आप नहीं हटा सकते। इसीलिए नहीं हटा सकते क्योंकि ये उसकी मूल आत्मा है और मौलिक अधिकार जो उसकी मूल आत्मा है उनको भी आप नहीं हटा सकते। यानी कि इमरजेंसी भी अगर लागू होती है तब भी मौलिक अधिकार बने रहेंगे, उनको निरस्त नहीं किया जा सकता, ना उनको सस्पेंड किया जा सकता है। ये है और सुप्रीम कोर्ट उसकी समीक्षा कर सकता है। तो यही कह रहे हैं कि संविधान की आत्मा, मतलब उसको कहा था कि संविधान की आत्मा में संशोधन नहीं किया जा सकता। यदि इसमें परिवर्तन किया जाता है तो इसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। यानी अगर आप इसको संविधान संशोधन के जरिए आप ये शब्द हटाने की कोशिश करेंगे, जो मूल आत्मा है संविधान की उसको कुचलने की आप कोशिश करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट इसमें दखल दे सकता है। जी बिल्कुल, ये वक्फ संशोधन कानून को लेकर उस पर संदर्भ में देखा जाए तो बहुत मायने रखता है, क्योंकि वक्फ संशोधन कानून को जिस ग्राउंड पर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया है उसमें संविधान के वही प्रावधान है जो कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार यानी मौलिक अधिकारों से संबंधित जो प्रावधान है। हाँ बिल्कुल, उससे जो है उस पे। और समीर जी, ये जो आदेश मतलब जो फैसला था ये केशवानंद भारती वाला जी, इसमें जो था ये जो संविधान में संशोधन करने के उस व्यापक अधिकार थे संसद के, उसको सीमित कर दिया था। और फैसले में साफ कहा गया था कि संसद जो है वो संविधान की बुनियादी विशेषताएं जो है
हैं उनको निष्प्रभावी नहीं कर सकती। और साथ ही इस फैसले ने जो था संविधान के किसी भी हिस्से में संशोधन करने की जो संसद की शक्ति थी उसको सीमित करने के लिए हर संशोधन की समीक्षा करने का न्यायपालिका को अधिकार दिया था। ये जो 13 जजों की खंडपीठ थी उसने दिया था। और ये बहस लंबे समय से चल रही थी कि संसद सर्वोच्च है कि सुप्रीम कोर्ट। जी हाँ, फैसला ये आया कि ना संसद सर्वोच्च है ना सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च है, सर्वोच्च संविधान है और संविधान को बदला नहीं जा सकता, उसके मूलभूत ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकते। ये फैसला आया और उसी बात ये हुआ कि आपको कानून बनाने का अधिकार है यानी संसद को, लेकिन उसकी न्यायिक समीक्षा करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है और संविधान का कस्टोडियन सुप्रीम कोर्ट है। तो अगर संविधान बदलने की कोशिश की जाएगी या संविधान को छेड़छाड़ की जाएगी तो सुप्रीम कोर्ट अपनी संविधान की कस्टोडियन की भूमिका को निभा सकता है। ये उस फैसले का कुल मिलाकर सार था। तो जस्टिस नरीमन जो थे उनकी पुस्तक आई है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रिटी, उसके विमोचन जो था उसके अवसर पर बोल रहे थे और उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं कि इस पुस्तक का उद्देश्य यह है कि यह सिद्धांत हमेशा के लिए है और यह कभी खत्म नहीं हो सकता। फिर से पढ़ दूं। उन्होंने कहा कि मैं इस पर इतना कह सकता हूं कि पुस्तक का उद्देश्य यह है कि यह सिद्धांत हमेशा के लिए यह कभी खत्म नहीं हो सकता और अगर किसी कारण यह खत्म कभी हो भी जाता है तो फिर इस देश का भगवान ही मालिक है। जलियांवाला बाग जैसी घटना की आशंका पैदा हो सकती है। ये उन्होंने साफ तौर पे कहा। बहुत बड़ी टिप्पणी कि अगर किसी भी तरीके से संविधान को खत्म करने की कोशिश की गई या संविधान की जो मूल भावना है उसके साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश की गई तो जलियांवाला बाग जैसी स्थिति हो सकती है। ये साफ तौर पर कहना है। जी बिल्कुल। तो जस्टिस रोहिंग्टन नरीमन का कहना है और बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। बेसिक फीचर की बात जो होती है, मूल ढांचे की बात संविधान की, वो बहुत महत्वपूर्ण है कि संसद को संविधान में संशोधन का पूरा अधिकार है, लेकिन अधिकार की भी एक सीमा होती है और वो सीमा वहीं समाप्त हो जाती है जहां पर उसके मूल ढांचे की बात आती है। यानी अधिकार है पर अधिकार के साथ उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस भी हैं, उसमें एक रुकावट भी है। वो रुकावट ये है कि उसके जो मूल ढांचा है उसको नहीं बदला जा सकता। मूल ढांचे में बहुत सारी चीजें हैं और कम से कम मौलिक अधिकार तो उसमें जरूर आते हैं। जिन मौलिक अधिकारों के उल्लंघन की बात कही जा रही है कि वक्फ संशोधन कानून में उन मौलिक अधिकारों का हनन किया गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार का हनन किया गया है, समानता के अधिकार का हनन किया गया है, यानी मौलिक अधिकार के कई बिंदु जो है उनका हनन किया गया है। उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। 16 अप्रैल को अब इस पर सुनवाई होनी है। बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई करी। जी हाँ, उसकी हम लोग जो है लाइव प्रसारण भी करेंगे कि सुनवाई में क्या चल रहा है, इसकी हम प्रसारण करेंगे कि लाइव में मतलब सुनवाई क्या हो रही है। सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दाखिल हुई हैं। इमरान मसूद की भी याचिका दाखिल हो गई है। जी, सीपीआई ने भी की है, सीपीआई ने भी याचिका दाखिल कर दी है और आरजेडी ने कर दी है, महुआ मोहित्रा ने कर दी है, मोहम्मद जावेद जो कांग्रेस सांसद वो पहले कर चुके हैं, असदुद्दीन ओवैसी भी कर चुके हैं। बहुत सी याचिकाएं इसमें पहुंच चुकी हैं इस मामले में और केंद्र सरकार ने इस पर कैबिनेट दाखिल कर दिया है कि बिना उनको सुने इस पर कोई आदेश पारित ना किया जाए। इसका मतलब समझिए कि लगता है सरकार को कि वक्फ बिल पर उसने कोई गलती की है। अदालत जो है बिना सरकार को सुने भी इस पर अपना आदेश दे सकता है। ये इसका मतलब सरकार को समझ में आ गया, तभी वो कैबिनेट दाखिल की गई है। इधर एक बड़ी खबर जो समझिए है वो दो खबरें हैं, बल्कि बड़ी उनकी चर्चा की जाए जो राजनीति से जुड़ी हुई है। एक तो ये कि जो आकाश आनंद मायावती जी के भतीजे हैं उन्होंने सार्वजनिक तौर पर ट्विटर पर माफी मांगी और उसके जवाब में मायावती जी ने एक तरीके से उनकी वापसी की घोषणा कर दी कि मतलब कि उनको माफ किया जाता है, कि उनके ससुर को माफ नहीं किया जाता है। अब बताया जा रहा है कि कल जो है वो बैठक बुलाई गई है बीएसपी की और उस बैठक में आकाश आनंद को नई जिम्मेदारी देने का फैसला हो सकता है। ये है। दूसरी खबर ये है कि 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बिहार के मामले में बैठक है। आज तो कांग्रेस और आरजेडी की हुई, 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बैठक है, उसमें आगे चीजों पर चर्चा हो सकती है। बिल्कुल, 17 तारीख को इंडिया गठबंधन की बिहार के मामलों पर जो महागठबंधन है उस पर बैठक होगी, जो अभी तेजस्वी यादव ने थोड़ी देर पहले जब आरजेडी और कांग्रेस की बैठक समाप्त हुई है उसके बाद उन्होंने कहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो वक्फ संशोधन कानून को लेकर सुनवाई होने वाली है बहुत ही महत्वपूर्ण है। 16 अप्रैल का समय दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी कल का समय दिया है।
और कई याचिकाएं इसमें दाखिल की गई हैं, अलग अलग राजनीतिक दलों की ओर से भी, मुस्लिम संगठनों की ओर से भी, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की ओर से भी। और इसके अलावा न केवल उसमें उन प्रावधानों के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है, संविधान के तमाम प्रावधानों का, बल्कि महबूबा मोइत्रा ने उसमें संवैधानिक प्रक्रिया का भी, जिस प्रक्रिया के तहत कोई विधेयक कानून बनता है, उन्होंने प्रक्रिया का भी उल्लंघन करने का आरोप लगाया है कि उन पूरी प्रक्रियाओं का पालन इसमें नहीं किया गया है। तो कई सारे ग्राउंड्स हैं और इसीलिए कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ये जो कानून है निरस्त भी कर सकता है, इसकी भी संभावनाएं जताई जा रही हैं। जैसा कि बहुत ही वरिष्ठ कांग्रेस पार्टी के नेता हैं और सुप्रीम कोर्ट में बहुत सीनियर वकील भी हैं, अभिषेक मनु सिंघवी, जब याचिकाएं दाखिल हो रही थी तभी उन्होंने कह दिया था कि बहुत ही मजबूत ग्राउंड्स हैं जिनके आधार पर इसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा रहा है। हाँ बिल्कुल, उन्होंने आधार बता दिया था। उन्होंने तो बहस के दौरान ही राज्यसभा में कहा था कि भाई टीडीपी के जो नेता हैं चंद्रबाबू नायडू, जो बीजेपी के नए नए दोस्त बने हैं, उन्होंने कहा कि आप तिरुपति बालाजी का मंदिर जो है उसमें आप किसी गैर हिंदू को शामिल कैसे कर सकते हैं। उनका बिल्कुल सही बात है, उनके तर्क बिल्कुल एकदम सही है, हमसे सहमत है। लेकिन इसी आधार पर आप वक्फ बोर्ड में किसी गैर मुस्लिम को शामिल कैसे कर सकते हैं? तो जो सिद्धांत तिरुपति वाला मंदिर के लिए वही सिद्धांत वक्फ बोर्ड के लिए भी है, उसमें आप कैसे कर सकते हैं? और समीर जी, ये कहा जा रहा है कि साहब वो गरीब मुसलमानों के लिए किया गया, तो भाई गरीब मुसलमानों के लिए अगर किया गया तो फिर आपने इसमें हिंदुओं को या गैर मुसलमानों को शामिल क्यों कर दिया? कैसे गरीब मुसलमान शामिल रहेंगे दो आपके मेंबर जो है जी? तो ये सवाल भी उठ रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें, मतलब सरकार ने जो किया वो असल में एक तरह से कहा जाए मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए, जमीनों को कब्जा करने के लिए, और सरकार को भी अंदेशा रहा है समीर जी कि ये कानून सुप्रीम कोर्ट में नहीं टिक पाएगा और ये वहां से खारिज हो जाएगा। बस ये हो सकता है कि आप समय जो है वहां से मांगते रहे, धीरे धीरे उसमें चर्चा होती रहे, टालता रहे मामला। लेकिन जिस तरीके से जस्टिस संजीव खन्ना की बेंच बनी है समीर जी, वो जस्टिस संजीव खन्ना 13 मई को रिटायर हो रहे हैं। मुझे ये लगता है कि शायद उससे पहले ही ये फैसला आएगा, वरना जो बाकी जो 2 जज हैं वो लंबे चलने हैं, तो 2028 तक उनके सबके रिटायरमेंट है, तो हो सकता है वो आगे भी चला जाए केस। लेकिन पहली दौर में ही इस पे रोक लगने का काम जो है वो कम से कम सुप्रीम कोर्ट कर सकता है 13 मई से पहले। इसकी अंदेशा बीजेपी को है। जी बिल्कुल, क्योंकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना रिटायर हो रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को भी, सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी ये अंदेशा है कि जो संवैधानिक ग्राउंड्स हैं जिन पर इसको चुनौती दी गई है, कहीं न कहीं वो कमजोर हैं। और चूंकि विपक्ष है इसीलिए, और जिन लोगों ने याचिकाएं दाखिल की हैं अमलेंदु जी, उनमें ज्यादातर जो है वो वकील हैं, चाहे वो राजनीतिक दलों की ओर से हों और चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की हो या फिर वो मुस्लिम संगठनों की ओर से हो। और इतना मजबूत ग्राउंड नहीं होता तो क्यों ही जाते। और ये कह भी रहे हैं अभिषेक मनु सिंघवी जैसे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील कि ग्राउंड बहुत मजबूत है जिसके आधार पर इसको चुनौती दी जा रही है। सीधे तौर पर ये मौलिक अधिकारों के कई प्रावधानों का उल्लंघन करता है, केवल 1-2 मौलिक अधिकार नहीं बल्कि कई मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये कानून। तो सुप्रीम कोर्ट में तो इसको जबरदस्त चुनौती मिलने वाली है, और जो चुनौती सहयोगी दलों को मिल रही है भारतीय जनता पार्टी की यानी एनडीए गठबंधन के दलों की, वो बहुत मायने रखती है। इसमें न केवल जेडीयू है, तेलुगु देशम पार्टी है, बल्कि ऐन मौके पर बीजू जनता दल ने भी समर्थन किया था, वो पार्टी भी टूट के कगार पर इस समय दिखाई पड़ रही है उड़ीसा में। अमलेंदु जी, हाँ बिल्कुल दिखाई पड़ रही है टूट के कगार पर, और छोटी मोटी टूट नहीं है, जो बड़ी टूट है वहाँ। एक तो वहाँ जो कह दिया था कि आप जो है वो स्वतंत्र है किसी को भी वोट देने के लिए, इसको लेकर जो है काफी ज्यादा वहाँ बवाल मचा हुआ है, खासतौर से जो बीजू जनता दल है उसके अंदर ये बवाल समिति काफी ज्यादा देखा जा रहा है। और जो एक विधायक हैं उसके बीजेडी के रणेंद्र प्रताप स्वैन, वो रणेंद्र प्रताप स्वैन 8 बार के विधायक हैं समीर जी, और उन्होंने चिट्ठी लिखी है उनको, जो बीजू जनता दल के प्रमुख हैं बीजू पटनायक जी, और उनको चिट्ठी में लिखकर नवीन पटनायक, हाँ नवीन पटनायक, वो बीजू पटनायक निकलता है, उनको लिखकर कहा है कि पार्टी जो है वो सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को पुनः दोहराए।
मतलब जिन लोगों ने गलती की है वक्फ बोर्ड पे सरकार का समर्थन करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए, ये उनका एक तरीके से कहना है। तो ये जो उनकी पार्टी ने चला, और उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि वक्फ कानून विवाद को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं में हाल ही में पैदा हुए असंतोष ने धर्मनिरपेक्षता पर हमारे रुख पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए। इस संदर्भ में मैं ईमानदारी से आग्रह करता हूं कि पार्टी को अपने मुख्य मुद्दों के रूप में सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करनी चाहिए और आगे बढ़ने के लिए कार्यकर्ताओं को पूर्ण विश्वास में लेना चाहिए। और उन्होंने ये कहा कि पार्टी की स्थापना सामाजिक न्याय, क्षेत्रीय गरिमा और धर्मनिरपेक्षता जैसे सिद्धांतों पर हुई थी। जनता दल से अलग होकर बीजू जनता दल था, और बीजू जनता दल समिति बड़े नेता थे, बीजू पटनायक जो है बड़े नेता थे, और आजादी के आंदोलन के दौरान उनका बड़ा योगदान था। जो गोवा का मुक्ति आंदोलन हुआ उसमें भी उनका बड़ा योगदान था, और लोहिया के साथ। और पंडित नेहरू ने उनको जो गोवा का मुक्ति संग्राम था उसमें जहाज का पायलट बनाकर भेजा, और उसमें उनकी बड़ी भूमिका थी। हालांकि बाद में फिर चले गए वो लोहिया के साथ ही, और जनता टूटा, फिर किस तरीके से फिर ये बनी पार्टी, ये सब लोगों ने देखा। और नवीन पटनायक लगातार बने हुए हैं जी। पहले बीजेपी के साथ थे, लेकिन जब वो दारा सिंह वाला केस हुआ, स्कैंस वाला, तब फिर उन्होंने पार्टी से नाता तोड़ा। लेकिन पर्दे के पीछे से ये बीजेपी को सपोर्ट करते रहते थे कि कांग्रेस ना आ जाए, इस डर से। लेकिन अब जब बीजेपी ने इनकी पार्टी खा ली तो अब ये समझ में आ रहा है, तो उन्हीं के विधायक जो 8 बार के विधायक है वो कह रहे हैं कि पार्टी की नींव जो थी वो धर्मनिरपेक्षता और सामाजिक न्याय के सिद्धांत पर रखी हुई थी, और आप इससे विमुख नहीं हो सकते, पार्टी से विमुख नहीं हो सकती, हमको इस पर टिके रहना। जी बिल्कुल, इस पर टिके रहना है। और उधर जनता दल यूनाइटेड तो बिल्कुल दो फाड़ दिखाई पड़ रही है। एनडीए गठबंधन के दूसरे घटक दलों में भी विभाजन की स्थिति है, और भारतीय जनता पार्टी भी कई मोर्चों पर बिहार में लड़ती दिखाई पड़ रही है। इस बीच आरजेडी और कांग्रेस की बैठक हुई। अब 17 तारीख को यह बैठक होगी दोबारा, जिसमें इंडिया गठबंधन के सभी घटक दलों के नेता शामिल होंगे। और महत्वपूर्ण बात यह है कि वक्फ संशोधन कानून को लेकर जो याचिकाएं दाखिल की गई हैं, कल उन पर सुनवाई होगी। आपको हम उससे अपडेट करेंगे इसी कार्यक्रम में, यानी ब्रेकिंग न्यूज। तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दीजिएगा।